आज हम हिंदी के प्रख्यात कथाकार मंजूर एहतेशाम के उपन्यास सूखा बरगद पर बातचीत करेंगे। मुझे उम्मीद है आपने यह उपन्यास जरूर पढ़ा होगा। 1986 में यह पहली बार प्रकाशित हुआ था और भारत के विभाजन और आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में रहने वाले मुस्लिम परिवारों को लेकर यह उपन्यास लिखा गया है। सूखा बरगद 1947 में, जैसा आप जानते हैं, यह देश ब्रिटिश औपनिवेशिकता से आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, लेकिन इसके साथ साथ इस देश का धर्म के आधार पर विभाजन भी हुआ। हिंदुस्तान से अलग एक और देश बना, पाकिस्तान, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान। यानी कि जो बंगाल का हिस्सा अलग हुआ उसे पूर्वी पाकिस्तान के तौर पर जाना गया, और जो पंजाब, सिंध और कश्मीर के पास का जो हिस्सा था वो पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना गया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 1947 में हमें सिर्फ आज़ादी नहीं मिली थी, बल्कि एक तरह से हमारा जो देश है वो दो भागों में बंट भी गया था, भारत और पाकिस्तान के तौर पर। लेकिन धर्म के आधार पर बंटने के बावजूद हिंदुस्तान में तब भी एक बड़ी आबादी मुस्लिम समुदाय की थी जो हिंदुस्तान में रहते थे। और आप इस तरह से इस चीज़ को देख सकते हैं कि बंगाल में और पश्चिमी हिस्से में जो पाकिस्तान के हिस्से बने, वहाँ पर भी बहुत बड़ी संख्या में हिंदू रहते थे और मुसलमान भी रहते थे। तो जो आबादी का एक तरह से कहना चाहिए कि आबादी, वहाँ की हिंदू आबादी हिंदुस्तान में आ गई और मुस्लिम आबादी जो है वो पाकिस्तान चली गई। लेकिन ये बंटवारा जो है पूरी तरह से नहीं हुआ। हिंदुस्तान ने अपना रास्ता एक धार्मिक देश के तौर पर बनाने की बजाय एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में बनाया, जहाँ पर सब जाति धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर रह सकते थे। तो हिंदुस्तान में विभाजन के बाद भी बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम परिवार रह रहे थे उन जगहों पर भी जहाँ से मुसलमान पाकिस्तान गए थे। ये कहानी जो है, ये उपन्यास जो है, इसकी कहानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चलती है। भोपाल की कहानी है ये, और भोपाल के एक मध्यवर्गीय मुस्लिम परिवार की कहानी है। तो इस कहानी को जब तक आप विभाजन की पृष्ठभूमि को सामने नहीं रखेंगे, तब तक इस कहानी के मर्म को नहीं समझा जा सकता। मैंने आपको जो अभी ये बताया कि देश का विभाजन हुआ था 1947 में, जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जब आज़ाद हुआ, तो उसके साथ साथ देश के दो टुकड़े भी हुए। तो ये जो चीज़ है, ये जो तथ्य है, इसे आप अवश्य ध्यान में रखें। दूसरी चीज़ ये जरूर ध्यान में रखें कि हिंदुस्तान ने, भारत जिसे कहा जाता है, भारत ने धर्मनिरपेक्षता का मार्ग अपनाया। वो इस्लामी राष्ट्र या हिंदू राष्ट्र नहीं बना, बल्कि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना, जहाँ पर हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। और इस रूप में देखेंगे कि जो संविधान बना हिंदुस्तान में, वह संविधान भारत के सभी नागरिकों को, चाहे उनकी जाति कोई भी हो, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, चाहे वो कोई भी भाषा बोलते हो, चाहे किसी क्षेत्र में रहते हो, और उनका जेंडर कोई भी हो, उन सबको नागरिकता का समान अधिकार देता है। तो इस तरह से भारतीय संविधान के समक्ष धर्म के आधार पर किसी तरह का भेद नहीं होता। जबकि पाकिस्तान ने एक दूसरा रास्ता अपनाया, पाकिस्तान इस्लामी राष्ट्र के तौर पर जाना गया। तो ये पृष्ठभूमि हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ये कहानी
एक मध्यवर्गीय परिवार की है। एक ऐसा मध्यवर्गीय परिवार जो बहुत संपन्न नहीं है, छोटा सा परिवार है, माता पिता है और एक भाई और बहन है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि आमतौर पर परिवार होते हैं। मध्यवर्गीय परिवारों में जो समस्याएं होती है वो समस्याएं भी मध्यवर्गीय होती है। आर्थिक समस्या होती है, सामाजिक समस्या होती है, सांस्कृतिक समस्या होती है, और अगर बाहरी दुनिया से संबंध जुड़ता है तो राजनीतिक समस्याएं भी होती है। तो आप देखेंगे कि इस उपन्यास में ये सब तरह की समस्याएं किसी न किसी रूप में साथ साथ चलती है। कहानी जो है वो इसकी एक प्रमुख पात्र रशीदा के माध्यम से कही गई है। कहानी पूरी रशीदा कहती है। रशीदा जो है इस परिवार की लड़की है और उसका एक भाई है सुहेल, जो उससे उम्र में थोड़ा छोटा है, और घर में 2 सदस्य और है, माता पिता। पिता जो है उनको दोनों बच्चे अब्बू कहते हैं। उनका नाम वैसे अब्दुल वहीद खान है, लेकिन वो पूरे उपन्यास में पिता के तौर पर ही आते हैं, इसलिए उन्हें अब्बू कहा जाता है, और जो माँ है उसको अम्मी कहा जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इन 4 लोगों के बीच ही मुख्य रूप से ये उपन्यास चलता है, लेकिन इसके साथ साथ और भी कई पात्र समय समय पर आते हैं। वे पात्र कौन से हैं, क्यों आते हैं, उनकी क्या भूमिका है, इसके बारे में हम अपनी बातचीत के दौरान में जब आवश्यकता होगी तब बताएंगे। दूसरी चीज़ जो है इस संदर्भ में, इस उपन्यास के संदर्भ में ध्यान रखें कि इसमें पिता जो है, पिता और माता, ये दोनों बहुत ही अलग तरह के चरित्र हैं। पिता जो है वो प्रगतिशील है, वो है तो मुसलमान लेकिन धर्म में विश्वास नहीं करते, नास्तिक है। यानी कि वो जो एक हिंदू या मुसलमान जो धार्मिक होता है, और धार्मिक होने के कारण उस जिस तरह की बहुत सारी गतिविधियां उसके जीवन में होती है वो उनसे अलग होते हैं। वो रोज़ा नहीं रखते, वो नमाज पढ़ने नहीं जाते, और इस तरह से वो एक तरह से एक ऐसे प्रगतिशील मुसलमान के तौर पर हमारे सामने आते हैं, जैसा कोई भी हिंदू भी हो सकता है जो प्रगतिशील हो, नास्तिक हो, ईश्वर को न मानता हो। लेकिन इसके विपरीत जो अम्मी है वो बहुत धार्मिक है, और वो बुर्के में रहती है। आप जानते हैं कि मुस्लिम परिवारों में पर्दा काफ़ी सख्ती से पालन होता रहा है, तो वो बुर्के में रहती है, बिना बुर्के वो कहीं बाहर नहीं जाती, वो बहुत धार्मिक है। लेकिन आप देखेंगे कि माता और पिता में धर्म को लेकर 2 बिल्कुल भिन्न दृष्टिकोण होते हुए भी उनके संबंध जो है पति पत्नी के तौर पर वो बहुत अच्छे हैं। एक बार अपने बच्चों के सामने पिता इसकी व्याख्या भी करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो तुम्हारी माँ है, तुम्हारी अम्मी है, ये एक नास्तिक के साथ, एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो कभी नमाज नहीं पढ़ता, कभी मस्जिद नहीं जाता, कभी रोज़ा नहीं रखता, उसके बावजूद भी वो उसके साथ अगर रह रही है तो उनके बीच में जो संबंध है वो मुसलमान और मुसलमान का संबंध नहीं है, बल्कि इंसान का इंसान से संबंध है। उसे ये विश्वास है, यानी कि अम्मी को ये विश्वास है कि उसका पति जो है, यानी बच्चों का अब्बू, वो एक ईमानदार आदमी है, बुरा आदमी नहीं है। और ये जो विश्वास है, यही विश्वास उनके बीच के संबंधों की, कहना चाहिए कि नींव है, बुनियाद है। तो आप देखेंगे कि माता पिता के माध्यम से जो चीज़ हमारे सामने आती है वो हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान के चरित्र को भी बताती है। हिंदुस्तान भी एक ऐसा ही देश है, यहाँ पर लोगों को ये पूरी छूट है कि वो अपने धर्म का पालन करे, अपने धर्म के अनुसार जीवन यापन करे। लेकिन अगर कोई धर्म का पालन नहीं करना चाहता है, ईश्वर की पूजा नहीं करना चाहता है, मंदिर या मस्जिद नहीं जाना चाहता है, तो उसे भी वही पूरी स्वतंत्रता है जैसा कि हम अब्बू के यहाँ देखते हैं।
तो इस तरह से दो माता पिता के तौर पर, अब्बू और अम्मी के तौर पर हमारे सामने दो बिल्कुल भिन्न तरह के चरित्र सामने आते हैं, लेकिन दोनों को मिलाने वाली चीज़ है वो इंसानी संबंध है, इंसानी संबंध। और इस तरह से आप देखेंगे कि इस उपन्यास की बुनियाद में ही इंसान और धर्म, यानी कि मानवता और धार्मिकता के बीच का जो द्वंद्व है, वो द्वंद्व भी इस पूरे उपन्यास का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिस पर हम आगे और चर्चा करेंगे। आप देखेंगे कि बच्चों पर अपने माता पिता का बहुत असर पड़ता है। ये रशीदा और सुहेल जो भाई बहन हैं, इन पर भी अपने माता पिता का असर था। पिता का असर जो है उसकी चर्चा भी करेंगे, माँ के असर की भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले माँ के असर की चर्चा। जब ये बच्चे छोटे थे तब इनकी माँ स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ, यानी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ माँ की इच्छा के कारण, अपनी अम्मी की इच्छा के कारण ये जो है एक धार्मिक स्कूल, मदरसे में भी जाते थे पढ़ने के लिए, ताकि उन्हें धर्म की शिक्षा मिल सके। ये उनकी माँ की इच्छा थी और माँ की इच्छा को पिता ने कभी रोका नहीं, पिता ने मना नहीं किया। लेकिन पिता ये चाहते थे कि बच्चों को आधुनिक शिक्षा मिले और वो आधुनिक शिक्षा उनको दिलाई गई। तो इस तरह से आप देखेंगे कि घर के अंदर ये बच्चे दो तरह के माहौल में एक साथ जी रहे थे। धार्मिक शिक्षा भी उन्हें मिली, लेकिन उन्हें आधुनिक शिक्षा भी मिली। और इस तरह से ये बच्चे जो है दो भिन्न तरह के वातावरण के बीच में सह अस्तित्व जो है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व जिसे कह सकते हैं, उस शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के साथ जी रहे थे। उन बच्चों को अपने माता पर भी पूरा यकीन था और अपने पिता पर भी था। बच्चे बड़े होते हैं, बहुत कुछ पूरे देश में, पूरे समाज में घटित होता है और वह जो कुछ घटित होता है उसका असर उस पूरे परिवार पर दिखाई देता है। इस संदर्भ में एक और चरित्र की मैं चर्चा करना चाहूँगा, वो है परवेज। ये उपन्यास जो है परवेज के आने की सूचना से शुरू होता है और इस उपन्यास में परवेज कोई बहुत ज़्यादा बड़ी भूमिका नहीं निभाते। परवेज जो है इनके रिश्तेदार हैं, जिनकी शादी इनके परिवार में ही हुई है, इनकी फूफी की बेटी के साथ, रजिया के साथ। लेकिन वो परवेज के माता पिता जो है वो पाकिस्तान जाके बस चुके हैं। ये परवेज जो है अब चाहता था, अपनी माँ की इच्छा थी कि शादी जो है वो फूफी की बेटी के साथ करे, इसलिए वो हिंदुस्तान में आकर शादी करता है। लेकिन परवेज भी एक आधुनिक विचारों का युवक है। यहाँ तक कि उस न केवल वो प्रगतिशील है बल्कि कुछ हद तक वो मार्क्सवादी भी है। वो मार्क्स की चर्चा करता है, वो समाज को बदलने की चर्चा करता है, वो क्रांति की चर्चा करता है, वो सोवियत संघ की चर्चा करता है। तो इस तरह से एक और पहलू हमारे सामने आता है, वो यह है कि पाकिस्तान भले ही एक इस्लामी राष्ट्र बना हो, लेकिन प्रगतिशील लोग वहाँ पर भी थे। यह परवेज जो है वो बाद में अमेरिका चला जाता है और अमेरिका में रहता है और उसके बाद में उपन्यास में हमें ये बताया जाता है कि परवेज जो है उसने ये तय किया है कि वो हिंदुस्तान आएगा और हिंदुस्तान में बसने के लिए आएगा। अब आप देखेंगे कि परवेज की ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। उसके माता पिता का पाकिस्तान जाकर बसना, फिर परवेज का जो है अमेरिका चले जाना, वहाँ पर काम करना और फिर वहाँ से हिंदुस्तान आकर वापस बसना। और उसके लिए उसका तर्क क्या है? उसका तर्क यह है कि हिंदुस्तान जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, एक सेक्युलर राष्ट्र है। यहाँ पर वह धार्मिक कठमुल्लापन नहीं है जो धार्मिक कठमुल्लापन पाकिस्तान में देखने को मिलता है। यहाँ पर हिंदू और मुसलमान एक साथ रह सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि एक बिल्कुल दूसरी तरह की तस्वीर परवेज हमारे सामने रखता है
जो पाकिस्तानी नागरिक है, पाकिस्तान से अमेरिका गया है, लेकिन उसे लगता है कि हिंदुस्तान एक मुसलमान के लिए ज़्यादा बेहतर जगह है, क्योंकि यहाँ पर हिंदू और मुसलमान सदियों से एक साथ रह रहे हैं और आज भी एक साथ रह रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, कई चीज़ें हमारे सामने आती है। राजनीति आती है, आर्थिक स्थितियाँ भी आती है। सबसे पहले आर्थिक स्थितियों की चर्चा करें। आर्थिक स्थितियाँ क्या है? आर्थिक स्थितियाँ है कि अब्बू जो है, यानी इन दोनों बच्चों के पिता, ये वकील है पेशे से, और वकील होने के कारण जाहिर है कि वो, आप जानते हैं, वकील बहुत अच्छे कामयाब अगर वकील है तो बहुत आमदनी हो सकती है, लेकिन अगर कोई वकील ईमानदारी पर चलता है, वो सच्चाई का ही साथ देता है, तो फिर उसके सामने कई तरह की कठिनाइयाँ भी आ जाती है। अब्बू जो है, अब्दुल वहीद खां, पेशे से वकील है, लेकिन एक ईमानदार वकील है, और उन्होंने वकालत का पेशा जो अपनाया था, उसके पीछे उनका जो अपना तर्क है, जो अपने बच्चों को बताते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण इस अर्थ में है कि वो कहते हैं कि जो धार्मिक कानून है, चाहे वो शरीयत हो, चाहे मनुस्मृति की बात हो, किसी की भी करें, वो मनुष्य को मनुष्य से नहीं जोड़ते। वहाँ पर मनुष्यता जो है, मनुष्यत्व जो है, वो उजागर नहीं होती। धर्म जो है हमें कई तरह के बंधनों में बांधता है, कई तरह की ऐसी चीज़ें पालन करने के लिए कहता है जो मनुष्य की प्रगति के लिए बाधक है। जैसे पर्दा प्रथा को लिया जा सकता है, जैसे स्त्रियों को, बहुत तरह की स्त्रियों की आज़ादी पर प्रतिबंध लगाया जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि वो कहते हैं कि नहीं, कानून जो है वो मनुष्यों द्वारा बनाए हुए होने चाहिए। मनुष्य अगर अपने लिए कानून बनाएगा तो बेहतर बनाएगा, प्रगतिशील कानून बनाएगा, और वो समानता पर आधारित कानून होगा। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान का संविधान जो है वो एक तरह से स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय की बात करता है, और इस रूप में वो किसी भी धार्मिक राष्ट्र से बहुत अलग तरह का कानून है, बहुत अलग तरह की चीज़ है, और इसी पर जो है अब्बू को विश्वास है, और इसलिए अब्बू जो है इस कानून की रक्षा के लिए वकालत की पढ़ाई करते हैं और एडवोकेट बनते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि पेशे से वो वकील हैं, लेकिन आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं है। वो कई तरीके से सामने आता है, जैसे कि ये बेटा जो है वो इंजीनियर बनता है, इंजीनियरिंग में एडमिशन भी लेता है। बेटी भी चाहती है कि वो मेडिकल में जाए, लेकिन वो नहीं जा पाती, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो मेडिकल में जाएगी तो ये पिता की आर्थिक स्थिति पर बहुत दबाव होगा, तो वो साइंस छोड़कर आर्ट्स ले लेती है और एमए करती है अंग्रेजी में। बाद में वो अनाउंसर, रेडियो पर अनाउंसर भी बनती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक आर्थिक मजबूरियां उस परिवार के सामने हैं। हालांकि पिता जो है हमेशा अपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए पूरी स्वतंत्रता देते हैं, उनको पूरी आज़ादी देते हैं। और एक और चीज़ से इस चीज़ को समझा जा सकता है, जैसे कि माँ की हमेशा ये चिंता होती है, वो हिंदू परिवारों में भी देख सकते हैं, मुस्लिम परिवारों में भी देख सकते हैं। माँ की चिंता होती है कि लड़की बड़ी हो रही है, इसकी शादी कर दी जाए, ठीक है, लेकिन पिता कहता है कि इसकी शादी हम तभी करेंगे जब ये खुद चाहेगी कि हाँ मेरी शादी कर दी जाए। तो इसलिए आप देखेंगे कि माता और पिता के दृष्टिकोण में अंतर है। रशीदा जो है वो पढ़ना भी चाहती है और अपने पैरों पर खड़ा होना भी चाहती है, और यही वो करती भी है। वो एमए करती है और फिर अनाउंसर, रेडियो पर अनाउंसर बन जाती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये एक ऐसे परिवार की भी कहानी है जो बदल रहा है, जहाँ रूढ़िवाद जो है वो धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है, और प्रगतिशीलता, एक आधुनिकता जो है वो आ रही है। एक और चीज़ से इसे देख सकते हैं, ये एक मुस्लिम परिवार है,
लेकिन ये दोनों बच्चे जो हैं इनके बहुत सारे मित्र हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। न केवल हिंदू और मुसलमान हैं बल्कि उनकी मित्रता भी हिंदुओं से बहुत अच्छी है। सुहेल जो लड़का है उसका एक बहुत ही प्रिय दोस्त है विजय, और ये विजय उसके बचपन का दोस्त है। और विजय कभी भी सुहेल के घर आ जा सकता है, सुहेल भी अपने विजय के घर आ जा सकता है। तो वह माँ, सुहेल की माँ जो सबसे पर्दा करती है, लेकिन विजय को अपने बच्चे की तरह मानती है और कभी उससे पर्दा नहीं करती। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये एक उदार परिवार भी है। और यहाँ पर जो है हिंदू और मुसलमान के बीच में निश्चित रूप से उसमें उनके माता पिता की बहुत बड़ी भूमिका है कि हिंदू और मुसलमान के बीच में पारिवारिक संबंधों में भी या सामाजिक संबंधों में किसी तरह का दुराव नहीं है, किसी तरह की दूरी नहीं है। और इसलिए विजय की उस घर में लगभग वैसी ही स्थिति है या उसे उतना ही प्यार मिलता है जितना प्यार सुहेल को मिलता है। तो ये हम एक और रूप देख सकते हैं। यही विजय के साथ में बाद में रशीदा की निकटता बढ़ती है, एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं, उनके बीच में संबंध भी बनते हैं, लेकिन वो संबंध विवाह में परिणत नहीं हो पाते और उसके बहुत सारे कारण हैं। तीसरी चीज़ जो है वो है राजनीति। आप देखेंगे कि सुहेल जिस पर अपने पिता का, सुहेल और रशीदा दोनों पर अपने पिता का बहुत प्रभाव था, लेकिन परिवार प्रभाव जो है वो सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं होता, वो परिवार के बाहर भी जाता है। समाज में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको प्रभावित करते हैं। विजय भी है जो सुहेल को प्रभावित करता है, लेकिन और लोग भी हैं। उसमें दो महत्वपूर्ण चरित्र हमारे सामने आते हैं, बहुत प्रत्यक्ष रूप से नहीं आते, अप्रत्यक्ष रूप से आते हैं, यानी कि अन्य पात्रों के माध्यम से वो हमारे सामने आते हैं। एक असगर करके हैं और एक रजब अली हैं। ये रजब अली जो हैं वो एक नेता है, राजनीतिक नेता है। सबसे पहले सोशलिस्ट पार्टी में थे, फिर कांग्रेस में जाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद में वो जनसंघ में शामिल हो जाते हैं। इन असगर का और रजब अली का, इन दोनों का सुहेल पर बहुत ही नकारात्मक असर पड़ता है। ये दोनों जो है, खास तौर पर रजब अली, ये एक तरह से कहना चाहिए कि मुस्लिम समुदाय के अंदर इस बात को फैलाते हैं कि मुसलमानों के साथ भारत में भेदभाव किया जाता है। जो अधिकार हिंदू को प्राप्त है वो अधिकार मुसलमान को प्राप्त नहीं है। वो यहाँ पर दोयम दर्जे का नागरिक है, और ये जो दोयम दर्जे का नागरिक होने के कारण जो भेदभाव होता है, वो भेदभाव के तरफ एक तरह से कहना चाहिए कि रजब अली की पूरी राजनीति इसी तथाकथित भेदभाव पर आधारित है। यानी कि वो मुस्लिम समुदाय को अपने पीछे लाने के लिए मुसलमानों के बीच में इस बात को फैलाने की कोशिश करता है कि मुसलमान के साथ में भेदभाव किया जाता है और ये उसको वे अधिकार प्राप्त नहीं है जो एक हिंदू को प्राप्त है। सुहेल धीरे धीरे इस तरह की राजनीति के प्रभाव में आ जाता है और वो भी समझने लगता है कि हाँ, मुसलमानों के साथ इस तरह की भेदभाव हुए। कई घटनाएं हमारे सामने आती है, उन घटनाओं को सुहेल एक ढंग से समझता है, रशीदा दूसरे ढंग से समझती है, उसके पिता तीसरे ढंग से व्याख्या करते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि कोई भी घटना किस तरह से सांप्रदायिकता का रूप ले सकती है, उसका कारण बहुत हद तक राजनीति है। राजनीति में आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में ये जो वोट की राजनीति है, ये वोट की राजनीति न केवल सांप्रदायिकता फैलाती है, जातिवाद भी फैलाती है और लोगों को धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर ये जो बंटवारे किए जाते हैं, उस बंटवारे का लाभ उठाकर लोग एक तरह से कहना चाहिए कि राजनीति में अपना वर्चस्व कायम करते हैं। सुहेल भी
जब वो कॉलेज में पढ़ रहा होता है उस समय रजब अली के प्रभाव में आकर इसी तरह की सांप्रदायिक राजनीति के प्रभाव में आ जाता है और वो भी ये समझने लगता है कि मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जाता है। और जब यही रजब अली जैसे अवसरवादी अभी नेता बीजेपी में भारतीय जनसंघ में चले जाते हैं तो उसे बड़ा धक्का लगता है, क्योंकि उनकी राजनीति जो है वो संप्रदाय पर आधारित है। और यह व्यक्ति जो एक हमेशा मुसलमानों के हितों की बात कर रहा है, जो मुसलमानों को एकजुट होने की बात कर रहा है, जो हमेशा ये कहता है कि मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जाता है, उनको दोयम दर्जे का नागरिक बताया जाता है, वह एक ऐसी पार्टी में चला जाता है जो पार्टी इस देश को हिंदुओं की नज़र से देखते हैं, हिंदू वर्चस्व राजनीति में कायम करना चाहते हैं, या इस देश को पाकिस्तान की तरह इस्लामी राष्ट्र की जगह हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो उसे ये बहुत बड़ा धक्का लगता है। तो एक तरह से कहना चाहिए कि राजनीति भी हमारे सामने आती है। राजनीति का एक और रूप भी आता है। समय समय पर आप जानते हैं कि आज़ादी के बाद भी और आज़ादी से पहले भी सांप्रदायिक दंगे होते रहे हैं, और ये सांप्रदायिक दंगे जो हैं ये एक तरह से कहना चाहिए कि जो भाईचारा है उसको कमज़ोर करता है। परवेज के माध्यम से हमें ये मालूम पड़ता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान से एक बेहतर देश है, क्योंकि यहाँ पर सब जाति और धर्म के लोगों को समान अधिकार प्राप्त है। लेकिन जब दंगे होते हैं तब ये जो मान्यता है, ये जो धारणा है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के तौर पर जो हमारी प्रतिष्ठा है, वो प्रतिष्ठा कमज़ोर होती है। इस उपन्यास में घटनाएं आज़ादी के बाद से शुरू होती है और ये पाकिस्तान के विभाजन यानी कि बांग्लादेश बनने और उसके बाद की परिस्थितियों तक जाता है। और आपको अगर ध्यान हो, शायद आपने पढ़ा हो कहीं भी कि 80 के दशक में जमशेदपुर में बहुत बड़े दंगे हुए थे, और उस जमशेदपुर के दंगे में एक ऐसा उर्दू का लेखक जो बहुत प्रगतिशील था, जो हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता की और भाईचारे की बात करता था, उसकी हत्या कर दी गई थी। यह उपन्यास उस पर ख़त्म होता है। यह उपन्यास बताता है कि अगर हिंदुस्तान को एक ऐसा राष्ट्र बने रहना है तो यह बहुत ज़रूरी है कि हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ रहें, और जो संविधान है उस संविधान का पूरा पालन हो, और सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ यह है कि सांप्रदायिक दंगे ना हो। और ये सांप्रदायिक दंगे जो है वो सांप्रदायिक ताकतों को एक तरह से मौका देते हैं धर्म के आधार पर लोगों को विभाजित करने के। हम जानते हैं कि ये सांप्रदायिकता जो है वो इस देश को धीरे धीरे, इस देश की जो विशिष्टता है, उसकी धर्मनिरपेक्षता, उसका सामाजिक न्याय, उसकी समानता, उसका लोकतंत्र, ये कमज़ोर हो जाते हैं। और इसी चीज़ को एक तरह से यह उपन्यास हमारे सामने रखता है। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे पहलू से हम इस उपन्यास को देख सकते हैं। यह उपन्यास बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन उस उपन्यास में एक तरह से आज़ादी के बाद के लगभग 3 दशकों में जो मुस्लिम समाज है, उस मुस्लिम समाज किस तरह से बदल रहा था, उसको एक तरह से बहुत ही गहराई से और उसकी पूरी जटिलता के साथ में हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। खुद लेखक का जो दृष्टिकोण है वो एक तरह से कहना चाहिए कि एक धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील दृष्टिकोण है, लेकिन उसने अपने ही समाज यानी कि मुस्लिम समाज के अंदर जो 2 प्रवृत्तियां हैं, सांप्रदायिक प्रवृत्ति और धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील प्रवृत्ति, इन दोनों को एक दूसरे के समानांतर रखकर हमारे सामने प्रस्तुत किया है, ताकि हम इस बात को समझ सकें कि आज़ादी के बाद में मुस्लिम समाज किस तरह के
कहना चाहिए कि इस तरह के यथार्थ से टकराता हुआ आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद।